हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। शुरू करते हैं कि अ फ्यू मंथ्स लेटर के कुछ महीनों के बाद द टेलीफोन अलायंस ऑफ बिग बॉसेस ऑफ मद्रास के बड़े बड़े जो बॉस हैं उनके टेलीफोन आने शुरू हो गए, टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हो गई। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर दोबारा से, वी एट जेमनी स्टूडियो क्लियर्ड, हमने जेमनी स्टूडियो को क्लियर कर दिया, साफ सुथरा कर दिया। एंड अ होल शूटिंग स्टेज, और हमने शूटिंग के लिए एक स्टेज तैयार की। टू वेलकम अनदर विजिटर, एक दूसरे विजिटर का वेलकम करने के लिए। ऑल दे सैड वाज दैट ही वाज अ पोइट फ्रॉम इंग्लैंड, कि जो कुछ भी उसके बारे में कहा जा रहा था बस यही कहा जा रहा था कि वो इंग्लैंड से कोई पोएट है। The only poets from England Simple Jam staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson, के जितने भी इंग्लैंड के पोएट थे तो जैमनी का स्टाफ जिनके बारे में वो जानते थे और जिनके बारे में उन्होंने सुना था वो सिर्फ वर्ड्सवर्थ और टेनिसन थे, कि जैमनी स्टूडियो का स्टाफ केवल वर्ड्सवर्थ और टेनिसन के बारे में ही जानते थे। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ किट्स, शैले एंड बायरन, और जो कुछ इसमें जैमनी स्टूडियो में जो स्टाफ था उनमें जो मोर लिटरेट, जो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, बस वो जॉन कीट्स और शैले और बायरन के बारे में जानते थे। एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ सम वन बाई द नेम इलियट, और ये कह रहे हैं एक या दो इंसान ऐसे वहाँ पर मुश्किल से ही ऐसे एक या दो इंसान होंगे जिन्होंने कभी इलियट का नाम भी सुना होगा। वो वाज द पोइट विजिटिंग जैमनी स्टूडियो नाउ, तो ये कह रहे हैं कि अब जैमनी स्टूडियो को कौन विजिट करने वाला है, कि यहाँ के लोग या तो वर्ड्सवर्थ को, टेनिसन को, कीट्स को, शैली को, बायरन को, इलियट को, केवल इन्हीं को जानते थे। तो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर कौन आने वाला है जैमनी स्टूडियो में। ही इज़ नॉट अ पोइट, कि वो कोई पोइट नहीं है। ही इज़ एन एडिटर, कि वो एक एडिटर है। कि सबसे पहली बात यह है कि वो कोई पोइट नहीं है जो आने वाला है, बल्कि वो एडिटर है, संपादक है। दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन, इसीलिए जो बॉस है जैमनी स्टूडियो के जो मालिक है उन्होंने उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया। वासन वाज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकातन, ये कह रहे हैं वासन वासन भी बॉस ही हैं ये, कि वासन खुद भी तमिल के एक बहुत ही पॉपुलर वीकली जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है आनंदता विकातन, उसके संपादक हैं, उसके एडिटर हैं। कि हमारे बॉस खुद भी एक एडिटर हैं तमिल मैगजीन के, तो इसीलिए उन्होंने आने वाले इंसान का बहुत अच्छे से वेलकम किया जो कि एक एडिटर था। ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशंस इन मद्रास, के मद्रास में जितने भी ब्रिटिश पब्लिकेशंस हैं तो वो उनमें से किसी का भी एडिटर नहीं था। ही वॉज नॉट द एडिटर, कि वो किसी ऐसी मैगजीन का एडिटर नहीं था जो कि ब्रिटिश पब्लिकेशन मद्रास के अंदर चल रही हैं, तो उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सुना कि आखिर वो एडिटर है कौन सी जो है मैगजीन का। दैट इज़ देयर दोज नोन एट द जैमनी स्टूडियो, ये कह रहे हैं कि उसके बारे में जैमनी स्टूडियो में कोई भी नहीं जानता। सीज द टॉप मैन ऑफ द हिंदू हु आर टेकिंग द इनिशिएटिव्स द सर, कह रहे हैं इसीलिए जो द हिंदू के जो टॉप मैन है, जो द हिंदू मैगजीन के, द हिंदू पेपर के जो अच्छे लोग हैं, जो कि टॉप के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वर टेकिंग इनिशिएटिव्स, वो उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। द सरमाइज वाज दैट द पोइट वाज द एडिटर ऑफ अ डेली, कि मेरा मानना ये सरमाइज, मेरा मानना ये था कि वो जो पोएट है वो किसी डेली न्यूज़पेपर का एडिटर होगा, कि वो पोएट किसी डेली न्यूज़पेपर में, जैसे कि डेली अखबार आते हैं, उनका एडिटर होगा, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स, लेकिन वो जो एडिटर होगा ये मैनचेस्टर गार्जियन और लंदन टाइम्स ऐसे न्यूज़पेपर थे जो डेली आया करते थे, ये कह रहे हैं। लेकिन अगर वो डेली न्यूज़पेपर का कोई एडिटर है तो वो मैनचेस्टर गार्जियन या लंदन टाइम्स का नहीं है। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड एमंग अस न्यू, ये कह रहे हैं दैट वाज ऑल, के यही सब कुछ था, दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड एमंग अस न्यू, कि जो भी हमें पता था, जिसके बारे में भी हम जानते थे, बस हमें तो ये पता था कि वो लंदन टाइम्स और मैनचेस्टर गार्जियन का कम से कम एडिटर नहीं है। एट लास्ट, आखिरकार, अराउंड 4 इन आफ्टरनून, के दोपहर के 4 बज चुके थे, 4 इन आफ्टरनून 4 बज चुके थे। द पोइट फॉर एडिटर, चाहे वो पोइट हो चाहे वो एडिटर हो, कोई भी हो इंसान, अराइव्ड, वो आ चुका है। ही वॉज अ टॉल मैन, एक लंबा सा इंसान है। वेरी इंग्लिश, देखने में पूरा अंग्रेज लगता है। वेरी सीरियस, बहुत गंभीर दिखता है। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, ये कह रहे हैं, और वो बिल्कुल अनजान था हम सब लोगों के लिए, कि जब हमने उसे देखा तो वाकई हम सब के लिए वो अनजान था, अननोन था।
बैटलिंग विद हाफ अ डोजन पेडेस्टल फैंस ऑफ द शूटिंग स्टेज। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टेज है, जो शूटिंग स्टेज है, वहाँ पर कह रहे हैं बैटलिंग विद हाफ डोजन यानी लगभग 6-7 पेडेस्टल फैन यानी पंखों को लगाया गया था। जो पंखे होते हैं कि 6-7 पंखे स्टेज पर लगा दिए गए थे। द बॉस रेड, जो हमारे बॉस थे, जो स्टूडियो के मालिक थे, उन्होंने क्या किया, रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच, एक लंबा सा भाषण दिया, उसको बुलाने के लिए एक लंबी सी स्पीच दी। It was obvious that he too knew precious a little about the poet or editor. It was obvious, और ये साफ हो चुका था कि वो जो हमारे बॉस हैं वो थोड़ा बहुत जानते हैं हमारे इस पोइट या एडिटर के बारे में, वो जानते हैं। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, और जो स्पीच थी वो बहुत ही आसान सी भाषा में थी। बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड द वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, और जो स्पीच चल रही थी उसमें जगह जगह देखने को मिल रहा था कुछ वर्ड आ रहे थे, जैसे कि फ्रीडम का वर्ड आ रहा था, डेमोक्रेसी का वर्ड आ रहा था। तो ये वर्ड थे जो कि समझ में आ रहे थे। देन द पोइट स्पोक, और फिर बॉस की स्पीच के बाद में हमारे जो मेहमान थे पोएट, वो स्टेज पर आए, वो आकर बोलने लगे। ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी एड्रेस नहीं किया होगा, भाषण नहीं दिया होगा। अ मोर डेज्ड, इतनी ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़, हमारे जो इंडियन थे वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, कि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ और शांत ऑडियंस के सामने। नो वन न्यू वाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, कि किसी को भी ये नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार वो किसके बारे में बात कर रहा है। एंड इज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, और उसका जो एक्सेंट था, उसका जो बोलने का स्टाइल था, वो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। वाट ही वॉज सेइंग, कि वो क्या कह रहा है, ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, के 1 घंटे में ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, यानी उसका भाषण 1 घंटे तक चला। देन द पोइट लेफ्ट, फिर वो शायर जो पोइट था वो चला गया। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बेफलमेंट, और फिर भी हम परेशान होकर वहाँ से उठकर हम भी चले गए। वाट आर वी डूइंग, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम क्या सुन रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग यहाँ बैठकर। तो ये कहा उसने, व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो, ये कह रहे हैं कि ये एक अंग्रेज पोएट जो कि एक इंग्लिश शायर है, वो क्या कर रहा था एक ऐसे स्टूडियो के अंदर जहाँ पर तमिल की फिल्में बनाई जाती हैं, किनके लिए, फॉर सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, बहुत ही साधारण लोगों के लिए, कि बहुत ही आम इंसानों के लिए, बहुत ही सामान्य लोगों के लिए जिस स्टूडियो में तमिल की फिल्में बनाई जाती हैं, वहाँ पर एक अंग्रेज शायर का क्या काम। तो ये कहने का मतलब है इसका कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. पीपल के वो लोग, whose lives least afford, जिन्होंने जो लोग थे यहाँ के, जो इसको सुनने के लिए आए थे, वो उसको नहीं समझ पाए, अफोर्ड नहीं कर सके, उसको सहन नहीं कर सके। द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग टेस्ट ऑफ फॉर इंग्लिश पोइट्री, कि ये जो इंग्लिश पोइट्री है उसके लिए उनके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं है। उन्हें क्या मतलब इंग्लिश पोइट्री से, तो वो इंग्लिश पोइट्री को यहाँ के सिंपल लोग अफोर्ड नहीं कर सके। द पोइट लुक्ड प्रिटी बेफल्ड टू, और जो वो पोइट था जो भाषण दे रहा था वो भी कैसा दिखाई दिया, प्रिटी बेफल्ड टू, वो भी कुछ परेशान दिखाई दिया, कंफ्यूज दिखाई दिया। फॉर क्योंकि ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शेयर इनकोग्रेटी ऑफ हिज टॉक, ये कह रहे हैं क्योंकि उसने भी ये बात महसूस कर ली थी, द शेयर इनकोग्रेटी, कि यहाँ की जो लोग हैं वो उसकी बात को नहीं समझ सके हैं, कि यहाँ के लोगों के लिए उसकी बात कैसी रही, शेयर इनकोग्रेटी, यानी बिल्कुल अनजान रही, लोगों की समझ से दूर रही। अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट, यानी जो इंग्लिश पोएट था, इसकी जितनी भी बातें थी, जो भी इसने यहाँ पर बोला है, सारी की सारी बातें यहाँ के लोगों के लिए समझ से दूर रही। हिज विजिट रिमेंड द अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, के उसका जो दौरा है, उसकी जो विजिट है वो कैसे रही, अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, एक ऐसा रहस्य रहा जिसका हम बयान नहीं कर सकते, कि केवल एक मिस्ट्री सा बना, एक रहस्य सा बना, बाकी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, ये कह रहे हैं दुनिया के जितने भी बड़े बड़े प्रोज राइटर हैं, हालांकि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट माई कन्विक्शन, लेकिन मेरा मानना ये है, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रोंगर, लेकिन मेरी सोच इस बारे में बहुत ज़्यादा मजबूत है, डे आफ्टर डे, और वो मेरी सोच मजबूत होती जा रही है, मेरी सोच बढ़ती जा रही है। दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस,
कि प्रोज राइटिंग का काम, कि जो प्रोज लिखने का काम है वो किसी भी ट्रू जीनियस के लिए, किसी बहुत अच्छे इंसान के लिए नहीं हो सकता। कि लिखने का काम, प्रोज लिखने का काम किसी बहुत अच्छे इंसान के लिए, ग्रेट जीनियस के लिए, ग्रेट जीनियस का काम नहीं हो सकता। क्यों? इट इज़ फॉर पेशेंट, ये तो लोगों का काम है, पेशेंट जिनके अंदर सब्र हो, जो कंट्रोल कर सकते हो, परसिस्टेंट जो अपने आप पर काबू कर सकते हो, परजर्विंग जो कि बार बार कोशिश कर सकते हो, उनका काम है प्रोज राइटिंग का। एंड ड्रज, और जो कि छोटी छोटी कमियों को भी खोज सकते हो, छोटी छोटी कमियों को लेकर भी गौर कर सकते हो। विद हार्ट श्रंकन, और उनका दिल इतना मजबूत हो, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, कि कोई भी चीज़ उसको ना तोड़ सके। कि इन लोगों को लिखने का काम है प्रोज, जो कि सब्र करने वाले हों, अपने काम पर डटे रहने वाले हों, बार बार कोशिश करने वाले हों, और छोटी छोटी बातों को पर भी ध्यान देने वाले हों, उनका काम है। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, कि अगर कोई पब्लिकेशन, कोई प्रकाशन उसको स्लिप कर देता है, यानी उसको रिजेक्ट कर देता है, तो वो उसको देखकर उस बात से वो परेशान ना हो। तो उसे क्या करना चाहिए? ही एट वन सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी, उसे फ़ौरन दूसरी कॉपी बनानी चाहिए। ऑफ लॉन्ग प्रोज पीस, यानी जो प्रोज लिख रहा है, जो भी वो लिख रहा है, उसे एक बड़ी सी कॉपी बना लेनी चाहिए। एंड सेट्स इट टू द अनदर एडिटर, और उसे दूसरे एडिटर के पास फ़ौरन भेज देना चाहिए। एनक्लोजिंग पोस्टेज ऑफ द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट माने किताब जो हाथ से लिखी जाती है, कि इस हाथ से लिखी हुई किताब पर उसे एक स्टाम्प भी लगा देना चाहिए रिटर्न के लिए। इट वॉज फॉर सच पीपल, कि इस तरह के लोग हैं, दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज। ये कह रहे हैं कि एक बार हिंदू जो न्यूज़पेपर है, हिंदू में एक अनाउंसमेंट, एक घोषणा प्रकाशित की गई एक कोने में, जो कि अनइम्पोर्टेंट पेज था। अनइम्पोर्टेंट पेज के एक छोटे से कोने में एक घोषणा प्रकाशित की गई। क्या थी वो? कि अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्टेड ऑर्गेनाइज बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम ऑफ एनकाउंटर, कि एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट, यानी एक मुकाबला होने जा रहा है शॉर्ट स्टोरी का, जिसको ऑर्गेनाइज ब्रिटिश का एक पीरियोडिकल कर रहा है, जिसका नाम है द एनकाउंटर। ऑफ कोर्स, वास्तव में द एनकाउंटर वाज नॉट अ नोन कमोडिटी अमंग द जैमनी लिटरेरी। ये कह रहे हैं जो जैमनी स्टूडियो के जो लोग थे, वो एनकाउंटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया of the periodical before I spent the considerable sum in the postage sending a manuscript to England। ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर के अंदर जब ये अनाउंसमेंट, ये घोषणा प्रकाशित हुई, तो आई वांटेड, तो फ़ौरन मुझे एक आइडिया आया, किसका? पीरियोडिकल का, कि फ़ौरन मुझे इस पीरियोडिकल का एक आइडिया आ गया। बिफोर आई सेंड अ कंसिडरेबल सम ऑफ पोस्टेज, कि मैं वहाँ पर कोई पोस्ट लगाऊँ, कोई अपनी वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट भेजूँ, कोई अपने बारे में कोई जो है किसी तरह की रिपोर्ट भेजूं। और वो रिपोर्ट क्या थी? सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी जो मैं हाथ से लिख रहा हूँ, ये था ना कहानियों का, कि मैं जो शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ, कि मैं उसको वहाँ पर भेजूं। कहाँ पर? टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में। कि जो कंटेस्ट होने जा रहा था, मुकाबला होने जा रहा था, इंग्लैंड में होने जा रहा था। कह रहे हैं कि मुझे फ़ौरन एक आइडिया आ गया कि ये जो इस पीरियोडिकल के बारे में, इससे पहले कि मैं कुछ क्या करूँ, अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को वहाँ पर भेज दूँ, और उसके ऊपर पोस्टेज, उसके ऊपर क्या करूँ, यानी स्टाम्प लगाकर अपनी किताब को वहाँ भेजूँ। इन दोज डेज, उन दिनों में, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी है, वहाँ पर एक एंट्रेंस हुआ करता था, विद नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड एंड नोटिस टू मेक यू फील दैट यू आर स्नीकिंग इन टू अ फॉरबिडन एरिया। कह रहे हैं कि उन दिनों जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी है मद्रास के अंदर, उसमें कोई भी जो साइन बोर्ड है या किसी तरह का भी जो नोटिस है वो नहीं लगाया गया था। टू मेक यू फील वर स्नीकिंग, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो सके। स्नीकिंग माने घुसपैठ करना, कि तुम घुसपैठ कर रहे हो किस एरिया में? इनटू अ फॉरबिडन एरिया, यानी किसी फॉरबिडन एरिया में, यानी तुम किसी फॉरबिडन, ऐसी जगह जहाँ पर आप नहीं जा सकते बिना इजाज़त के, तो ऐसी जगह को कहा फॉरबिडन, यानी अनटचेबल। आपने फॉरबिडन फ्रूट भी सुना होगा। कि यहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में किसी तरह का कोई साइन बोर्ड या कोई नोटिस ऐसा नहीं लगाया गया था जो तुम्हें ये महसूस करा सके तुम किसी फॉरबिडन एरिया में जो है प्रवेश कर रहे हो, घुसपैठ कर रहे हो। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ एनकाउंटर लाइंग अबाउट द वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस
कि जब मैं अंदर चला गया यहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में, जो कि मद्रास में थी, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर एनकाउंटर की बहुत सारी कॉपीज़ हैं जो उन्होंने छापी होंगी। तो वहाँ बहुत सारी कॉपियाँ हैं जो कि पड़ी हुई हैं। वेरियस डिग्री ऑफ फ्रेशनेस, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से, यानी बिल्कुल फ्रेश कॉपी वहाँ पर पड़ी हुई हैं। ऑलमोस्ट अनटच्ड बाई रीडर्स, के लगभग किसी भी रीडर ने उनको टच नहीं किया होगा। कि वहाँ पर बहुत सारी कॉपियाँ पड़ी हुई हैं और इन कॉपियों को किसी भी रीडर ने अभी टच नहीं किया होगा, ऐसा उनको देखकर लगा। तो क्या करते हैं राइटर, कहते हैं कि उसके बाद में व्हेन आई रेड, कि जब मैंने पढ़ा, किसको, द एडिटर्स नेम, कि जब मैंने एडिटर का नेम पढ़ा, कि जब मैंने एडिटर का नेम पढ़ा तो मैं क्या देखा, आई हर्ड द बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, तो मेरा जो सुकड़ा हुआ सा दिल था उसमें एक घंटी बजी। क्या घंटी बजी, कि इट वॉज द पोइट वो हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, के तो वही शायर हैं, वही पोइट हैं जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो को विजिट किया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स, मुझे ऐसा महसूस किया मैंने कि जैसे मुझे लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, मेरा बहुत पहले खोया हुआ भाई, बिछड़ा हुआ भाई मिल गया है। एंड आई सेंग एज आई सील्ड द एनवलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और फिर अपने भाई को देखकर मैंने गाना गाया और मैंने एक लिफाफा लिया, एनवलप माने लिफाफा लिया, उस पर एड्रेस को लिखा, एंड सील, और फिर मैंने उस पर सील लगा दी, मोहर लगा दी। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट ही टू वुड बी सिंगिंग, कि वो भी ज़रूर गाना गाएगा, द सेम सॉन्ग, बिल्कुल वही गाना, एट द सेम टाइम, उसी समय, के उसी समय वो भी वही गाना गाएगा जो गाना मैं गा रहा हूँ। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, कि जैसे तुमने देखा होगा कि इंडियन फिल्मों के अंदर गाना बजाया जाता है, सेम सॉन्ग बजाया जाता है जब फिल्म शुरू होती है तब भी, और जब वो फिल्म फाइनल सीन होता है तब भी। जो दो भाई होते हैं शुरू में वो बिछड़ जाते हैं तो कोई गाना होता है उनकी लाइफ में इस तरह का, और फिर जब वो लास्ट में आकर मिलते हैं तो वही गाना दोबारा से प्ले कर दिया जाता है जिसको एक दूसरे समझ लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम, कहा कि स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन क्या यही उसका नाम है जो हमारे यहाँ पर स्टूडियो में आया था। एंड ईयर्स लेटर, और सालों बाद, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो एंड आई हैड मच टाइम, और जब मैंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दी थी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय था, बट नॉट मच मनी, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। एनीथिंग एट दैट रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, और जो कोई भी रिड्यूस प्राइस, कम पैसों वाली चीज़ होती थी, अट्रैक्टेड माई अटेंशन, वो मेरा दिमाग खींच लिया करती थी। On the footpath in the front of Madras Mount Road post office there was a pile of brand new books for 50 pieces पैसे each, कि मैंने देखा कि मद्रास में जो कि पोस्ट ऑफिस है, माउंट रोड पोस्ट ऑफिस है, उसके सामने, बिल्कुल उसके सामने फुटपाथ पर, कि वहाँ पर नई नई किताबों का भंडार लगा हुआ था, पाइल, ढेर लगा हुआ था, जो कि हर सारी की सारी जो किताबें हैं, सारी की सारी जो पुस्तक हैं वो 50 पैसे में दी जा रही थी। Actually, they were copies of the same book, an elegant paperback of the American origin, a special low price students edition, स्टूडेंट एडिशन। ही कह रहे हैं कि वो सारी की सारी जो कॉपियाँ थी वो एक ही किताब की कॉपी थी, एक ही किताब की सारी कॉपी थी, जो कि पेपर बैग, जिनकी जिल्द जो थी वो पेपर की बनी होती है। कुछ जो किताब होती है उनकी जिल्द गत्ते की होती है, लेकिन इनकी जो जिल्द थी, बाहर का जो कवर था वो पेपर का था। ठीक है, ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, और ये सारी अमेरिकन यानी अमेरिका की कॉपियाँ थी, वहाँ से इनकी ओरिजिन थी, वहाँ पर ये छपी होंगी। स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन, और इनके जो प्राइस हैं कम कर दिए गए थे बच्चों के लिए, ताकि इनको स्टूडेंट भी पढ़ लें, इसलिए इनके जो प्राइस थे वो कम कर दिए गए थे, लो कर दिए गए थे। इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन, और इसका जो कनेक्शन था, ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि रशियन रिवोल्यूशन को 50 साल हो चुके थे। आई पेड 50 पैसेज, मैंने 50 पैसे यानी 50 पैसे जमा किए और मैंने एक कॉपी को उठा लिया। और कह रहे हैं द गॉड दैट फेल्ड, और उस किताब का नाम था, उस कॉपी का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, ये नाम है, इसको आप याद रख लेना। 6 eminent men of letters in the 6 separate essays described their journeys into communism and their disillusionment written, कि ये जो किताब थी इसमें 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स यानी 6 जाने माने पढ़े लिखे इंसान थे, और उन्होंने 6 अलग अलग ऐसे लिखे हुए थे जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया था कि किस तरह वो कम्युनिज्म में गए थे, एंड देयर डिसइल्यूजनमेंट रिटर्न, और फिर किस तरह से वो उस कम्युनिज्म से वापस आ गए थे डिसइल्यूजनड, परेशान होकर।
वो 6 इंसान ये हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके नाम है एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर कोस्टलर, लुइस फिशर, स्टीफन स्पेंडर। और जब स्टीफन स्पेंडर का नाम उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने क्या कहा, स्टीफन स्पेंडर, अरे स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रिमेंडस, और फौरन ये बुक मुझे कैसी लगी, ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये किताब मुझे फौरन लगी। स्टीफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, कि वही स्टीफन स्पेंडर है जिन्होंने हमारे जेमिनी स्टूडियो को विजिट किया था। इन अ मोमेंट, और फौरन ही, आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप अ हैजी इल्यूमिनेशन। ये कह रहे हैं कि फ़ौरन ही जो मेरे दिमाग का जो डार्क चैम्बर था, जो मेरे दिमाग में अंधेरा छाया हुआ था, तो लिट अप बाय अ हैजी इल्यूमिनेशन, फ़ौरन ही वहाँ पर एक रोशनी सी दिखाई दी, एक उम्मीद सी दिखाई दी, एक अच्छी उम्मीद दिखाई दी। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। तो मुझे फ़ौरन ये बात समझ में आ गई कि जो जेमिनी स्टूडियो में स्टीफन स्पेंडर के साथ में जैसा बर्ताव किया गया, तो अब उसका जो एक रहस्य था, उसकी जो मिस्ट्री थी, वाज नो लॉन्गर, अब वो बाकी नहीं रही। यानी मैं फ़ौरन सारा का सारा जो मसला था वो समझ गया था। क्या बात थी कि स्टीफन स्पेंडर वहाँ पर आए थे, वो कम्युनिज्म के बारे में बता रहे थे, तो जो भी वो बता रहे थे तो ये फ़ौरन ही सारी बातों को समझ गए। द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद दिस, कि जो बॉस हैं जेमिनी स्टूडियो के, मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री, कि जो पोएट हैं जेमिनी स्टूडियो के, मे नॉट हैव मच टू डू विद, उन्हें स्पेंडर की पोएट्री से कुछ इतना लेना देना तो नहीं है, लेकिन बट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन जो उनकी किताब है गॉड दैट फेल्ड, इससे ना बहुत ज़्यादा, ना ही इनकी जो किताब है जो गॉड दैट फेल्ड, उससे भी कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझ गए हैं, ये पूरा चैप्टर हो गया, काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमने उम्मीद की कोशिश की है कि आपको ये समझ आ जाए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।